हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू डिफेंस जोश। माय नेम इज़ अनु और हम कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो कल हमने किया था आर्टिकल 32 के किस तरीके से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, डिफेंडर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, और हमें एक गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का, गारंटी देता है कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से बचाएगा और कोई किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं होने देगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे रिट्स एंड टाइप एंड स्कोप। देखिए, कल हमने क्या किया था आर्टिकल 32 में, और अंडर आर्टिकल 226 यानी कि 226 आर्टिकल हाई कोर्ट का जो है और 32 जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का है। तो इस आर्टिकल के अंडर जो आपका सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वो रिट इशू कर सकता है। और कौन सी रिट इशू कर सकता है? हेबेस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्यो वारंटो। तो ऐसे में जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है दोनों के पास ये पावर है कि वो रिट इशू कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपका जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए इशू कर सकता है, और जो हाई कोर्ट है वो स्टैचूटरी जो आपके लॉ होते हैं उनके लिए भी, जो स्टैचूटरी राइट्स होते हैं उसके लिए भी आपका रिट इशू कर सकता है। ठीक है, फिर बोलता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे अंडर आर्टिकल 32 तो वो किसी भी कोर्ट को, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये पावर है ही, लेकिन अगर कोई और कोर्ट है यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, अगर सेशन कोर्ट है, तो उसको भी ये पावर दी जा सकती है कि वो जो है रिट इशू कर सकता है। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट ने अभी तक ऐसे कोई भी प्रोविजन जो है बनाया नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही दोनों जो है इशू कर सकते हैं रिट को, कोई और कोर्ट नहीं। लेकिन 1950 से पहले यानी कि 1950 से पहले आपका हाई कोर्ट जो है केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 हाई कोर्ट जो थे सिर्फ उन्हीं के पास ये जो रिट का जो पावर था वो ये सिर्फ 3 हाई कोर्ट ही इशू कर सकते थे। यानी कि आपका कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट जो था वही इन इशू रिट्स को इशू कर सकता था। लेकिन बाद में आर्टिकल 226 के अंदर जो है जितने भी हाई कोर्ट है हमारे कंट्री के अंदर उन सबको ये रिट जो है वो दे दी गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट में कि आपका डिफरेंस क्या है रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखिए, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो इशू कर सकता है रिट्स ओनली एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि सिर्फ फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए। लेकिन जो हाई कोर्ट है आपका वो सिर्फ फंडामेंटल के लिए ही नहीं किसी और पर्पस के लिए भी कर सकता है। तो आपका ये और पर्पस क्या है? आपका स्टैट्यूटरी राइट हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऑर्डिनरी लीगल राइट हो सकता है। ऑर्डिनरी लीगल राइट क्या होगा? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टाइम पे जो एक्ट इशू करती हैं उसमें नियम कानून जो इशू होते हैं उसमें बताया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से, या एडमिनिस्ट्रेशन आपका किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपका जो है ये अदर पर्पस है जिस पे हाई कोर्ट जो है रिट को इशू कर सकता है। ठीक, तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का जो आपका रिट जुरिस्डिक्शन है वो नैरो है देन हाई कोर्ट, यानी कि वाइड नहीं है आपका सुप्रीम कोर्ट का। हाई कोर्ट का जो है वो वाइडर सेंस में है, सुप्रीम कोर्ट का आपका वाइडर सेंस में नहीं है, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट का जो आपका वायलेशन है, जो एनफोर्समेंट है फंडामेंटल राइट्स के लिए उसको ही एंटरटेन करेगा, लेकिन हाई कोर्ट आपका अदर पर्पसेस के लिए भी उसको एंटरटेन कर सकता है, आपका रिट इशू कर सकता है। ठीक है, फिर बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट अगेंस्ट ए पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वो थ्रू आउट द टेरिटरी इंडिया के अंदर उसको किसी भी पर्सन के अगेंस्ट या किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है रिट को इशू कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट जो है इशू कर सकता है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट रिट को, बट किसी भी अथॉरिटी और गवर्नमेंट के लिए, लेकिन विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जो उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उससे, और आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओनली इफ द कोज ऑफ एक्शन अराइजेस विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। मान लीजिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट है और उसको प्रॉब्लम जो है क्रिएट कहाँ से हो रही है? आपकी
मान लीजिए पंजाब हाई कोर्ट से हो रही है, ठीक है। तो बॉम्बे वाला हाई कोर्ट और पंजाब वाला हाई कोर्ट जो है वो उसी टेरिटरी के अंदर आपका रिट को इशू कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी पर्सन या गवर्नमेंट या अथॉरिटी के अगेंस्ट जो है रिट को इशू कर सकता है, ठीक है। ये एक मेजर डिफरेंस है आपका। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के मामले में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसका जो पर्पस है इशू रिट करने का वो वाइडर है देन हाई कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का रिट इशू करने का पर्पस है वो वाइडर सेंस में है देन दैट ऑफ ए हाई कोर्ट, ठीक है। फिर बोलता है कि ए रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज इन इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट, यानी कि जो आपका आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो रिट है आपकी उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो आपका हाई कोर्ट है अंडर आर्टिकल 226 ये डिस्क्रिशनरी पावर है हाई कोर्ट की। अगर हाई कोर्ट चाहे तो उसको वो जो एप्लीकेशन है उसको कंसिडर कर सकता है और अगर चाहे तो उसको रिफ्यूज़ भी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे में जो आपकी एप्लीकेशन है उसको इग्नोर नहीं कर सकता है, उसको एनी हाउ कोई ना कोई आपका जो डिसीजन है वो आपका बताना ही पड़ेगा, उसको उस एप्लीकेशन को देखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड अगर इस तरीके की कोई भी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे मना नहीं कर सकता है, उसे इग्नोर नहीं कर सकता है, उसको कोई ना कोई डिसीजन जो है देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 32 डज नॉट मेयरली कन्फर पावर ऑन द सुप्रीम कोर्ट एज ए आर्टिकल 226 डज ऑन ए हाई कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज ए पार्ट ऑफ इट जनरल ज्यूरिसडिक्शन। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को जो है आपका डिफेंडर और गारंटर बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। तो ये आपके 3 मेजर डिफरेंस थे कि आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एक होता है आपका कि आपका हाई कोर्ट ऑर्डिनरी लीगल राइट के लिए आपका रिट इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए करेगा, ठीक है। दूसरा बोलता है कि अगर थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट आपका किसी भी पर्सन और गवर्नमेंट के अगेंस्ट इशू कर सकता है रिट को, लेकिन हाई कोर्ट जो है जो आपकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है आपका उसी के अंडर आप जो है रिट इशू कर सकते हो, ठीक है। फिर आर्टिकल 32 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट आपको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है रिट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करने से, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो रिफ्यूज़ कर सकता है, उसके पास ये पावर है, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब है कि अगर चाहे उसका मन करे तो वो कर सकता है, अगर मन नहीं है तो वो छोड़ सकता है, ठीक है। ये होता है डिस्क्रिशनरी पावर। फिर देख लेते हैं रिट्स को। देखिए रिट्स में हैबिस कॉर्पस समझते हैं। हैबिस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि हमें जो है वो बॉडी लाकर दो। दैट मीन्स देखो एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए एक लव मैरिज का केस होता है, ठीक है, और लड़का लड़की जो है घर से भाग जाते हैं और FIR करवाते हैं लड़की के घर वाले पुलिस स्टेशन में जाके। उसके बाद पुलिस जो है लड़की की फैमिली जो है इन्फ्लुएंशियल होती है, पुलिस उनको पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद लड़की को जो है फोर्सफुली घर वाले लेके चले जाते हैं और उसको बंद कर देते हैं, बाहर निकलने ही नहीं देते हैं, ठीक है। तो लड़के की फैमिली की पुलिस सुन नहीं रही है और ऐसे में लड़के के घर वाले फिर क्या कर सकते हैं, तो ऐसे में उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, वो कुछ लड़के को ना छोड़ रहे हैं ना ही उसको कुछ आगे जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे लड़के के घर वाले कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डाल सकते हैं हैबिस कॉर्पस की, ठीक है। फिर उसके बाद जो कोर्ट है आपका वो कोर्ट पुलिस अथॉरिटी को बोलेगा कि जिस पर्सन को तुमने डिटेन करके रखा है, कि जिस लड़के को तुमने डिटेन करके रखा है उसको हमारे सामने कोर्ट में लेके आओ, ठीक है। फिर उसे पेश किया जाएगा जज के सामने, जज उससे पूछेगा कि क्या किया है, तो ऐसे में लड़की को भी उस जज के सामने लेके जाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि भाई बताओ क्या केस है, तुम लोगों का क्या इशू हुआ है, ठीक है। अगर लड़की बोलेगी कि हाँ ठीक है मैं अपनी मर्जी से गई थी, मेरे घर वालों ने फोर्सफुली मुझे पकड़ के रखा हुआ है, और वो ऑब्वियसली कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो है लड़के और लड़की के फेवर में आपका जो क्या बोलते हैं एक डिसीजन है
वो उनके फेवर में देगा। ठीक है, तो ये होता है आपका हेबियस कॉर्पस, यानी कि अगर आपने किसी पर्सन को डिटेन करके रखा हुआ है और आप किसी दूसरे पर्सन और कुछ आप कार्रवाई आगे कर नहीं रहे हो, तो ऐसे में कोर्ट जो है एग्जामिन कर सकता है द कोज एंड लीगलिटी ऑफ डिटेंशन, कि क्या कारण है और क्या वाजिब वजह है जिसकी वजह से आपने उस इंसान को डिटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर डिटेंशन आपका इलीगल मिला तो पर्सन इज़ फ्री टू गो, बट अगर जो आपका इलीगल डिटेंशन नहीं हुआ तो ऐसे में जो है कोर्ट बोल सकता है कि आप हैबियस कॉर्पस रिट को इशू नहीं अप्लाई नहीं कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये जो आपकी हेबियस कॉर्पस रिट है वो इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है और इस रिट को पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है, यानी कि इंडिविजुअल और आपका पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट इस रिट को इशू किया जा सकता है। ठीक है, और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी। बट हेबियस कॉर्पस की रिट के कुछ केसेस में जो है जो हैबियस कॉर्पस रिट है उसको फाइल नहीं किया जा सकता है। देखिए कब नहीं किया जा सकता है, अगर आपका डिटेंशन लॉफुल है, अगर लीगल तरीके से किसी इंसान को डिटेन किया गया है तो हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल नहीं की जा सकती है। कैसे, देखिए जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन है हमारा, तो ऐसे केस में आपका हेबियस कॉर्पस की जो रिट है उसको जो है फाइल नहीं किया जा सकता। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, ठीक है, डिटेंशन हुआ है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आपका, सेशन कोर्ट है, तो इसके थ्रू अगर आपका डिटेंशन किया गया है लॉफुल तरीके से, तब आप हेबियस कॉर्पस की रिट को फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर एक कोर्ट जो है रिट को एक्सरसाइज कर सकता है, आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट जो है डिटेंशन को वो इस रिट को, ये जो रिट है आपकी वो एंटरटेन नहीं करेगी। डिटेंशन इज आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, इसमें हैबियस कॉर्पस की रिट को इशू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है आपकी नेक्स्ट रिट है मैंडेमिस। देखिए मैंडेमिस का मतलब क्या है, वी कमांड, यानी कि हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं कुछ काम करने के लिए। ठीक है, तो ये किसी पब्लिक ऑफिस के लिए हो सकता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है, बट कंप्लीटली प्राइवेट बॉडी नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी प्राइवेट में प्राइवेट कॉरपोरेशन में या प्राइवेट बॉडी में जो भी है आपकी कंपनी है उसमें अगर स्टेट का कुछ परसेंट शेयर होल्डर नहीं रखती है तो आप ऐसे केस में आप मैंडेमिस की रिट को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर स्टेट कुछ परसेंट शेयर होल्डर है वहाँ उस कंपनी में, तब ये रिट एक्सरसाइज की जा सकती है वहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी पुलिस डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी भी केस में, तो कोर्ट उसे ऑर्डर दे सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन जो है करो। ठीक है, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, जल्दी कीजिए और इसके कोर्ट में आप रिपोर्ट कीजिए कि आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की है। ठीक है, क्या आपका उस पर स्टैंड है, हमें ये चीज़ जाननी है, उस पर कोर्ट फिर खुद जो है चेक करेगा। ठीक है, तो मैंडेमिस जो रिट है आपकी इन किसी भी पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट, कॉरपोरेशन, इन्फीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस के लिए के अगेंस्ट जो है इशू की जा सकती है। ठीक है, और किस केस में इशू नहीं की जा सकती है वो है कि अगर आप प्राइवेट बॉडी हो, ठीक है, जैसे जियो हो गया आपका, उसमें गवर्नमेंट का कोई स्टेक होल्डर नहीं है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, तो ऑब्वियसली उस पर कोई भी मैंडेमिस का जो रिट है वो इशू नहीं किया जा सकता है। दूसरा बोलता है टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पोसेस अ स्टैट्यूटरी फोर्स। देखिए डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन जो स्टैट्यूटरी फोर्स पोसेस नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी कमिश्नर ने ऑर्डर दिया अपनी अथॉरिटी को कि भाई आपको ये काम करना है और किसी रीजन से वो ये काम नहीं कर पाते हैं, तो कमिश्नर जो है डिपार्टमेंटल एक्शन इशू करेगा। ठीक है, बट वो उसका स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है, वो बस एक डिपार्टमेंटल एक्शन है, उसके लिए आप मैंडेमिस रिट फाइल नहीं कर सकते हैं कि देखो ऐसे ऐसे कमिश्नर ने मतलब एक्शन लिया है हम लोगों पे और ये हमने काम नहीं किया था, तो ऐसे में आप मैंडेमिस की रिट को फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड बोलता है कि अगर आपकी ड्यूटी डिस्क्रिशनरी हो और नॉट मैंडेटरी, मतलब अगर आपका मन है तो आप करेंगे, नहीं मन है तो नहीं करेंगे, तो ऐसे में भी आप मैंडेमिस की रिट को जो है फाइल नहीं कर सकते हैं। फिर बोलता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अगर है वहाँ पे एनफोर्स करने के लिए, ऐसे में रिट इशू नहीं की जा सकती है। अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर,
अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, यानी कि आपका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसके अगेंस्ट भी आप जो है इस रिट को इशू नहीं कर सकते हैं, सॉरी फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर अप कर लूँगी। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रोहिबिशन का। प्रोहिबिशन होता है टू फॉरबिड, यानी कि स्टे ऑर्डर जो है एक किसी को कोई काम करने से रोक देना। ठीक है, ये होता है आपका स्टे ऑर्डर, और ये जनरली जो आपके रिट है वो जारी की जाती है कि हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को। ठीक है, यानी कि जुडिशियल बॉडी और क्वासी जुडिशियल के अगेंस्ट ही ये जो आपकी प्रोहिबिशन की रिट है वो रिट आपकी क्या बोलते हैं, आप उसके अगेंस्ट हाँ आपके फाइल कर सकते हो। ठीक है, सॉरी तो क्या होता है कि आपका हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट में या कोई ट्रिब्यूनल है आपका, उसको प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इस जुरिस्डिक्शन, अगर आप उसने जो उसका जुरिस्डिक्शन के अंडर जो काम है उसको उसने एक्सीड कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे केस में ही आप प्रोहिबिशन जो आपकी रिट है उसको फाइल कर सकते हैं। लेकिन मैंडेमस दैट डायरेक्ट्स एक्टिविटी, द प्रोहिबिशन डायरेक्ट इन एक्टिविटी। ठीक है, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, और आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडीज़ के अगेंस्ट जो है आप प्रोहिबिशन नहीं लगा सकते हैं। यानी कि आपका अगर कोई डीएम है, उसने कुछ काम करने को बोला है, आपका स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हो गया, सेंटर की बॉडीज़ हो गई, उसमें आप ये प्रोहिबिशन वाला जो है वो रिट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आता है कि आप सिर्फ किसी को स्टेइंग ऑर्डर जो है वो दे रहे हैं, कोई भी रिट जो है जो हायर कोर्ट है आपका वो लोअर कोर्ट को देगा। ठीक है, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल जो आपकी बॉडीज़ हैं उसके अगेंस्ट ही जो प्रोहिबिशन की रिट है वो आती है। ठीक है, फिर है सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी के अंदर क्या होता है, इसका मतलब है कि टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि देखिए अगर कोई लोअर कोर्ट की चीज़ पे डिसीजन, लोअर कोर्ट अपनी किसी चीज़ पे डिसीजन लेने वाला होता है और उसको वो डिसीजन लेने से रोक देना और केस को अपने पास ट्रांसफ़र कर लेना, ये होता है सर्टियोरेरी। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिसीजन जो है जो आपका लोअर कोर्ट है वो ले चुका होता है। ठीक है, तो इस केस में जो हायर कोर्ट है उसके डिसीजन को कैंसिल कर सकती है और अपना जो डिसीजन है दोबारा से सुना सकती है। ठीक है, तो ये होता है आपका सर्टियोरेरी। जो आपकी सर्टियोरेरी रिट है वो प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। देखिए प्रिवेंटिव तो आपकी प्रोहिबिशन भी थी, है ना, तो वो आपको प्रिवेंट करती है, बट क्यूरेटिव में अगर कोई डिसीजन ले लिया गया है तो उसे कैंसिल करके फिर से डिसीजन लिया जा सकता है। तब ये किया जाता है जब हाई कोर्ट को ये लगे कि आपका जो लोअर कोर्ट है वो उसने अपनी जुरिस्डिक्शन को क्रॉस किया है। ठीक है, या फिर आपका लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है या एरर ऑफ लॉ है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो आपका सर्टियोरेरी रिट है उसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसको आप जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट वही सेम एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल दैट द सर्टियोरेरी कैन बी इशूड इवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अफेक्टिंग राइट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि आप जो है 1991 में ऐसा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी आप इसको इशू कर सकते हैं, लेकिन बाद में अभी नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर राइट ऑफ इंडिविजुअल अफेक्ट हो रहा है तो ऐसे में आप कर सकते हो। ठीक है, फिर है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, यानी कि किस अथॉरिटी से आपने ये काम किया है और आपको किसने ये जो अधिकार जो है वो किसने दिया है। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई डिसीजन आपने लिया है, किसी पर्सन को किसी पोस्ट पे बैठाया है, तो आपने किस लॉ के हिसाब से उसको ये पोस्ट दी है और ये पोस्ट उसका देना सही है या गलत है, ये चेक करना होता है कोर्ट को। ठीक है, इट इज़ इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस, यानी कि अगर कोई पर्सन पब्लिक ऑफिस पे क्लेम करता है तो
जो आपका कोर्ट है वो इंक्वायरी करेगा कि भाई किस बेसिस पे, किस नियम कानून के तहत आप जो है इस ऑफिस पे अपना क्लेम कर रहे हो, ठीक है। इट प्रिवेंट्स इलीगल अपसर्विंग ऑफ सरपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय ए पर्सन, यानी कि क्वे वारंटो की जो रिट है वो किसी एक क्या बोलता है कि इलीगल जो चीज़ें आपकी होती है पब्लिक के, किसी को ऐसे ही लाके नहीं बिठाया जा सकता है, ठीक है। नियम कानून होता है, उसके हिसाब से एक प्रोसीजर होता है, उसके हिसाब से आप जो है किसी भी इंसान को चुन सकते हैं, लेकिन इलीगल तरीके से वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए, क्वे वारंटो की जो रिट होती है वो किसी एक ऐसे पर्सन के लिए फाइल हो सकती है जो परमानेंट कैरेक्टर का हो, ठीक है। यानी कि इट कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ ए सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ ए परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय ए स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि जो परमानेंट कैरेक्टर का होगा, जैसे आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का चेयरमैन, ठीक है। तो ये सब जो हैं वो परमानेंट कैरेक्टर के हैं और इनके अगेंस्ट जो है क्वे वारंटो की जो रिट है उसको फाइल किया जा सकता है। अगर इनकी जगह किसी ऐसे पर्सन को अगर आप बैठा देते हो जो कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है, मान लीजिए आपका एज दिया गया है 60 ईयर्स और आपने 62 को एज के इंसान को बिठा दिया है, क्योंकि उसका जो है मिनिस्टर लोगों के साथ उठना बैठना है, वो बहुत अच्छा दोस्त है, उनके साथ में खाता पीता रहता है, तो इसलिए आपने उसको वो जो ऑफिस की सीट है वो प्रोवाइड करा दिया। तो ऐसे में आपका जो कोर्ट है वो इंक्वायरी कर सकता है कि भाई ये तो गलत है, ये तो इलीगल है ना, आपने ऐसे कैसे बिठा दिया किसी भी इंसान को। तो इस केस में आपकी जो क्यो वारंटो की रिट है वो फाइल की जा सकती है, ठीक है। तो इस रिट को ओनली एंड ओनली ऐसे सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस के लिए फाइल किया जा सकता है जो परमानेंट कैरेक्टर के होते हैं। और परमानेंट कैरेक्टर के लोग कैसे होंगे, जो जिनको किसी लॉ ने क्रिएट किया हो, किसी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया हो, ठीक है। तो इस तरीके के जो कैरेक्टर होते हैं वो परमानेंट होते हैं। इट कैन नॉट बी इशूड इन केसेस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। तो वही सेम चीज़ है कि आप इसे प्राइवेट ऑफिस या किसी भी मिनिस्ट्रियल ऑफिस के केस में आप ये जो रिट है क्यो वारंटो आपकी उसको फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन, नॉट नेसेसरीली बाय द एग्रीव्ड पर्सन। तो ये है आपकी क्यो वारंटो रिट, ये हो गई है आपकी पांचों रिट कंप्लीट। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। और साथ में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आर्टिकल 33 एंड 35, ठीक है। तो इसी के साथ लेक्चर में जो है ख़त्म करती हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।